आज का हमारा टॉपिक क्या है? न्यूरोजेनिक ब्लैडर। नाम से क्या समझ आ रहा है? कोई भी टॉपिक अगर लेना है, अगर आपको कोई भी टॉपिक करना है तो सबसे पहले उसको नाम को समझो। टॉपिक के नाम में क्या लिखा हुआ है? ब्लैडर से तो हम समझ रहे हैं कि ठीक है हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। व्हाट अबाउट न्यूरोजेनिक? इसका न्यूरोजेनिक से क्या रिलेशन है? मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि जो ब्लैडर हमारे बॉडी में कोई भी काम हो रहा हो, कोई भी, चाहे वो ऑर्गन का हो चाहे मसल्स का, वो सारे सेंसरी हो, मोटर स्टिमुलेशन हो, ऑर्गन काम कर रहे हो, कोई भी फंक्शन हो रहा हो, उसको चलाता कौन है? नर्व। अगर आपको कोई भी सेंसरी स्टिमुलेशन हो रहा है, कोई भी पेन समझ आता है, टच समझ आता है, प्रेशर समझ आता है, कोई भी फील होती है, उसको कौन एकदम इनिशिएट करता है? यहां से लेके फिर ब्रेन के पास जाएगा, वहां से कमांड करके रिस्पॉन्स वापस लेके आता है नर्व। आप कोई भी काम करते हैं, आपने सोच तो लिया कि आपको फोर आर्म का फ्लेक्शन करना है, मगर वो फोर आर्म को फ्लेक्शन को जो मसल्स इनिशिएट करवाएगा वो कौन करवाएंगी? नर्व। तो और जितने भी हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, जो अब ये ब्लैडर क्या हमारे हाथ में होता है? नहीं। दो टाइप के होते हैं कुछ ऐसे, और कुछ हमारे बॉडी में दो फंक्शंस होते हैं। क्या फंक्शन? एक तो ऑटोजेनिक फंक्शन है जो खुद से चल रहे हैं, एक सोमेटिक फंक्शन है जिनको हम चला रहे हैं। तो ब्लैडर तो हमारे हाथ में होता नहीं है, मगर वो चल तो किससे रहा है? नर्व से ही रहा है। अगर जो ब्लैडर को जो नर्व सप्लाई करती हैं, अगर पर्टिकुलर वो नर्व में कोई ना कोई डिस्टरबेंस आ जाए, क्या आएगा, कैसे आएगा, सब हम आगे समझेंगे। हम तो सिर्फ अभी इतना समझ रहे हैं कि ब्लैडर को कोई ना कोई नर्व सप्लाई करती हैं। अगर वो नर्व में या फिर वो नर्व निकल कहां से रही है? ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, तो उस लेवल पर कहीं भी, मतलब यहां पर अगर हम बोले तो ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है कि ब्लैडर आपका, अगर आपको मैं आपसे बोलूं कि पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है कि वो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता, यूरिन निकल जाता है। तो अब आपके माइंड में क्या आएगा? सबसे पहले आप ये सोचेंगे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कि अच्छा, इसकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो वीक हो सकती हैं। इसकी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होंगी क्योंकि जो आसपास की मसल्स होती है ब्लैडर को जो कंट्रोल करके रखती है, उनमें इतनी पावर नहीं है, इसलिए वो यूरिन को रिटेन नहीं कर पाता, रोक के नहीं रख पाता है। जैसे ही उसको अर्ज होती है तुरंत यूरिनेशन हो जाता है, यूरिन बाहर चली जाती है। पहला तो माइंड में आपको आता है, लेकिन सेकंड ये भी हो सकता है कि मसल्स कोई भी गड़बड़ ना हो, सारी मसल्स फुल्ली कंप्लीटली वर्क कर रही हो, फिर भी अगर ब्लैडर आपका इररिस्पॉन्सिबल हो रहा, कोई भी ऐसे काम, तो भी क्या हो रहा हो कि प्रॉपर बिना बताए इनकॉन्टिनेंस हो जा रहा हो, कोई अर्ज नहीं फील हो रही हो, तो क्या हो सकता है कि दो चीजें हैं कि एक तो उधर के लेवल की चीजें यानी ब्लैडर के आसपास की चीजें, अगर वो खराब हो जाएंगी तो ब्लैडर पे इफेक्ट पड़ेगा, या ब्लैडर जिससे चल रहा है अगर वो खराब हो जाएगा तो उससे फर्क पड़ेगा। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैडर जिससे चल रहा है, यानी जो उसकी फैक्ट्री है, जो उसको फंक्शन करा रही है, अगर अभी प्रॉब्लम वहां पर हो रही है, तो अभी हम जो प्रॉब्लम समझेंगे वो ब्लैडर जिससे रन कर रहा है हम उससे प्रॉब्लम समझेंगे, ना कि ब्लैडर के आसपास के स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हमें उससे अभी कोई मतलब नहीं है। यानी न्यूरोजेनिक ब्लैडर, द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, क्या काम है ब्लैडर का? काम करना कि यूरिन को स्टोर करो, और जब स्टोर हो जाए एक गिवन अमाउंट होता है, कितना होता है कि हम 300 ml मान लेते हैं और मैक्सिमम 500 ml मान लेते हैं। कितना कि 300 ml तक हम स्टोर नॉर्मली कर सकते हैं, मगर अगर हम ना करें, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसी सिचुएशन है कि हम यूरिन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैक्सिमम 500 ml तक ब्लड आपका स्टोर कर लेता है। ठीक है। अब क्या है, उसका दो काम है कि पहला तो स्टोर करना, दूसरा स्टोर के बाद जब आपको अर्ज फील हो गई कि अब आपको लग रहा है कि ब्लैडर फुल हो गया है, अब हमें यूरिनेशन करना है, यूरिन करना है, तो उसको एक्सपेल आउट कराना है, एंड एक्सपेल यूरिन इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल्ड फैशन। व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल्ड फैशन? कंट्रोल से तो आप बहुत क्लियर कट समझ ही रहे हैं कि कंट्रोल्ड का मतलब यहां पर ये हो रहा है कि हमारे हाथ में कंट्रोल्ड मूवमेंट होता है। आपको ऐसा तो है नहीं कि एकदम अर्ज लगी और एकदम इनकॉन्टिनेंस हो गया, वो हो गया जिनको, उनकी अलग प्रॉब्लम है। हम अभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं कि हमारे हाथ में यूरिन का कंट्रोल होता है कि हमें कब करना है और कब नहीं करना है, यानी हमारे पास, लेकिन विद इन अ लिमिट पीरियड। उसमें भी हमारे हाथ में कंट्रोल विद इन अ लिमिट पीरियड का, ऐसा नहीं है कि हम 2-3 दिन तक कंट्रोल करके बैठे रख सकते हैं। विद इन अ लिमिट पीरियड यानी एक सर्टेन लिमिट तक हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कंट्रोल्ड, एक प्रॉपर कंट्रोल्ड वे में। और दूसरा कोऑर्डिनेशन। व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेशन? या कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि हमारा ब्लैडर
क्या एक बैलून की तरह है, वो कंटिन्यूअसली उसमें यूरिन भरती है फिर निकल जाती है, या अब यूरिनेशन कर लोगे तो बाहर चली गई, फिर उसमें भरेगी फिर निकल जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेटेड वे है, यानी कोऑर्डिनेशन बना होना चाहिए कि यूरिन कब भरनी है कब बाहर निकलनी है। सपोज करो ब्लैडर में ऑलरेडी यूरिन भरी हुई है अभी, अगर कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा तो और उसमें किडनी से यूरेटर से आके और यूरिन भरती चली जाएगी, क्या होगा, आखिरी में इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी तो होता है, चीजें समझता है। जब ब्लैडर को भरना है, अभी इसमें हम बहुत सारे अभी प्रॉपर और स्ट्रक्चर जब डीप में समझेंगे एक एक ब्लैडर के, तब आप और प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो दिस कोऑर्डिनेटेड एक्टिवली इज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल तो आप समझते हैं यानी हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी हमारे मोटर और सेंसरी नर्वस सिस्टम, यानी दो जगह से प्रॉपर कंट्रोल हो रहा है कि देखो कोई भी नर्व है वो स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन से निकलेंगी, ब्रेन से रेगुलेट होती है, वहां से निकल के फिर वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पर्टिकुलर अपने ऑर्गन पर पहुंचेंगी। अपने अलग अलग हम नर्व्स पढ़ते हैं, पेरिफेरल नर्व है जो सेंसरी मोटर है जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू निकलती है, जिनसे हम कंट्रोल करते हैं चीजें। अगर आपको याद हो, हम इस तरीके से पढ़ के आते हैं क्या क्या हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड होता है। किस किस में होता है बोले, एक सीएनएस में होता है और एक पीएनएस में होता है। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आ गया। अब ब्रेन तो आप समझते हो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके अपने अपने पार्ट्स हैं ब्रेन के और अपने अपने डिफरेंट उसके फंक्शंस हैं। और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ट्रेवलिंग किसके थ्रू होगी, फंक्शंस किसके थ्रू होंगे, ट्रेवलिंग कौन कराएगा, बोले स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ही तो नर्व लेके जाएगा, यानी सीएनएस में दो पार्ट आपके बन गए, एक ब्रेन बन गया एक स्पाइनल कॉर्ड बन गया। फिर पीएनएस में क्या क्या आता है, पीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने लिए, क्योंकि ये तो कंट्रोल्ड पूरा ब्रेन ही कर रहा है, मगर कुछ चीजें हमारे हाथ में भी तो है। तो पीएनएस के अंदर एक पार्ट आता है आपका सोमैटिक। सोमैटिक का मतलब क्या होता है, सोमैटिक का मतलब होता है कंट्रोल्ड स्केलेटन मसल। हमेशा एक चीज याद रखना, हमारे हाथ में स्केलेटन मसल्स का कंट्रोल्ड होता है। अब आप बोलेंगे सर कि ब्लैडर में हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं जब हमें यूरिनेशन कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो वहां क्या स्केलेटन मसल होती है, आगे समझेंगे, ठीक है, जब उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब की तब वहीं समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पहला पार्ट हमने सोमैटिक देखा, जिसमें स्केलेटन मसल्स ऑल पार्ट आते हैं जो हमारे कंट्रोल्ड में होती हैं। आपको फ्लेक्शन करना है फोर आर्म का, तो बाइसेप के द्वारा तो ये आपके हाथ में कंट्रोल्ड है ना, स्केलेटन मसल है ना, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो कि आपको फ्लेक्शन फोर आर्म का करना है कि नहीं करना है। तो ये सब आप जो कर सकते हो आपके हाथ में है, दैट्स ऑल अंडर सोमैटिक कैटेगरी। ये सब सोमैटिक में चला गया। फिर पीएनएस में एक कैटेगरी और आती है, वो होती है एएनएस। ये कैटेगरी आपके जितने भी ऑर्गन, जितनी भी बॉडी में प्रोसेसेस चल रही हैं, इन सबको रेगुलेट करने का काम एएनएस का ही होता है, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, ये ऑटोनोमिक, ये खुद से चलेगा, बॉडी इसको खुद से चलाएगी। उसके अंदर दो चीजें आती हैं जिसका नाम आप बहुत अच्छे जानते हैं, पहला आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी किसी भी चीज को अगर इनिशिएट करना है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। क्या मैं अगर अभी कह सकता हूं कि मुझे ब्लैडर को जब फिल करना है, यानी वो स्टार्टिंग प्रोसेस है ना, तो उसे कौन चलाएगा, बोले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ब्लैडर को अगर एम्प्टी करना है तो कौन चलाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसी तरीके से बॉडी में हर प्रोसेस होती है कि अगर कोई भी चीज को रेगुलेट स्टार्टिंग करनी है तो उसको सिंपैथेटिक सिस्टम स्टार्ट कर देगा, रोकेगा कौन, बोले पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अगर एक भी सिस्टम इसमें बिगड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। आप सिंपल से सोच लो, अगर पैरासिम्पैथेटिक बढ़ गया तो चीज एक बार इनिशिएट होगी तो वो चलती ही चली जाएगी, और अगर कहीं सिंपैथेटिक बिगड़ गया, पैरासिम्पैथेटिक, तो चीजें फिर स्टार्ट ही नहीं होंगी, क्योंकि ये तो स्टॉप लगाएगा। यानी ये दोनों कंट्रोल्ड वे में चलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो आज हम जो मेन पढ़ेंगे अभी न्यूरोजेनिक ब्लैडर में, वो इन तीन चीजों पे हम बात करने वाले हैं। किस पर, सोमैटिक पर, कि आपके हाथ में कितना है, प्लस जो आपके हाथ में नहीं है वो बॉडी के अंदर किस तरीके से कंट्रोल्ड होता है, प्लस अगर उसका कंट्रोल्ड चला गया, अगर चीजें डिस्टर्ब हो गई तो फिर क्या होने वाला है। यानी इन दो लेवल पर आज हमारी बात कंप्लीट होगी।
अब इससे पहले हम कंप्लीटली ब्लैडर का हम कंप्लीटली समझेंगे एनाटॉमी, ठीक है, वो कैसे फंक्शन करता है तब इसमें, क्योंकि देखो न्यूरोजेनिक ब्लैडर पढ़ने का मतलब आप किसी भी स्ट्रक्चर को खराब तो जब समझोगे ना जब आपको पहले सही आना चाहिए। आप एक एक्सरे तो देख रहे हो, अगर आपको नॉर्मल एक्सरे नहीं देखने आता तो आप एबनॉर्मल कैसे बताओगे। तो पहले हम कंप्लीटली नॉर्मल चीजें समझ लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर होता कैसा है और वो नॉर्मल फंक्शन कैसे करता है, फिर वो बिगड़ेगा, फिर तब हम उसको बाद में समझेंगे। तो एक यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में आपके दो पार्ट होते हैं, ये है आपकी बॉडी, ये आपकी बॉडी होती है, और एक नीचे वाला पार्ट आपका होता है क्या? नेक, ठीक है। दो पार्ट हो गए, ऊपर वाले पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम नेक बोलते हैं। अब ब्लैडर में एक मसल्स होती हैं, वो स्केलेटन मसल्स नहीं होती, यानी अगर वो स्केलेटन मसल होती तो वो हमारे कंट्रोल में होती, यानी अगर वो मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है यानी वो स्केलेटन मसल नहीं है, वो होती है डेट्रूसर मसल्स। ये देखिए कौन सी मसल्स होती हैं? डेट्रूसर मसल्स, यानी ये हमारे कंट्रोल्ड में नहीं है। अब जो भी काम करेंगी, इसको भरना है, खाली करना है, वो मसल ही कराएंगी, और ये वाली मसल हमारे हाथ में नहीं है। किस तरीके से काम करेंगे उन्हें हम अभी आगे देखेंगे। अगर आप डेट्रूसर मसल्स देखेंगे तो कहां कहां प्रेजेंट है? ये बॉडी में भी प्रेजेंट है एज वेल एज आपके नेक में भी प्रेजेंट है। ये दोनों जगह आपके देख रहे हैं, दोनों जगह आपके ये प्रेजेंट आपको दिख रही है, नेक में भी है प्लस बॉडी में भी है, ठीक है। तो डेट्रूसर मसल्स ये स्मूथ मसल्स होती है, स्केलेटन मसल नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं क्या, ये इट इज, अगर स्केलेटन मसल नहीं है तो फिर कौन सी मसल होगी? ये स्मूथ मसल्स होती है। एक और पर्टिकुलर इसमें एरिया अगर आपको नजर आ रहा होगा, दैट्स कॉल्ड ट्राइगोन। ये एक इमेजिनरी ट्राइंगल होता है, ये देखिए इस तरीके से आपको इमेजिनरी ट्राइंगल दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको ट्राइगोन बोलते हैं। ये स्मॉल ट्राइंगल एरिया होता है अबव द ब्लैडर नेक, ब्लैडर के नेक के ऊपर जस्ट ऊपर ये ट्राइगोन होता है। क्यों? क्योंकि यहां से जो भी यूरिन इसमें फिल होगी वो इसी के थ्रू एक्सक्रिएट आउट होगी, जो आपके यूरेथ्रा में जानी है वो इसी के थ्रू जानी है, ठीक है। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं? ट्राइगोन। ट्राइगोन का काम क्या है? बोले कि जो एक्सक्रिएट आउट कराने में यही एरिया है जो इस कंप्लीट एज अ फनल वर्क कर रहा है। अगर आपने फनल देखा है तो क्या होता है कि फनल किस तरीके से, फनल बिल्कुल इसी तरीके से होता है, तो इस तरीके से फनल की तरह काम कर रहा है कि यहां पर ब्रॉड एरिया, यहां पर नैरो, उन सबको कलेक्ट करके इस नैरो एरिया के थ्रू हमें बाहर निकालना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्राइगोन। अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या है? और एक जो ब्लैडर ये नेक होती है, इसका कितना एरिया होता है? ये 2 to 3 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग होती है। एंड इट्स वॉल इज कंपोज्ड ऑफ डेट्रूसर मसल्स। वो हम बात करके आ चुके हैं कि इसकी भी जो बॉडी की और नेक की दोनों किससे बनी होती है? डेट्रूसर मसल से बनी होती हैं। मगर इन दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है, क्या? कि जो यहाँ की डेट्रूसर मसल्स है इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलास्टिक टिश्यूज होते हैं। इलास्टिक टिश्यू इसमें भी है, डेट्रूसर मसल्स में तो लार्ज नंबर ऑफ इलास्टिक टिश्यू है ही है, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी तो नहीं। आप इमेजिन करके देखो, आप इसको एक तरीके से बैलून समझो। एक बैलून कैसा होता है? अगर आप इसमें अब जब इसमें वाटर कंटेंट भरते जाओगे, बैलून में आप एयर भरते हो, अगर वो अपने साइज में इंक्रीज नहीं होगा, फैलेगा नहीं, तो फट जाएगा। इसी तरीके से ब्लैडर है, तो ब्लैडर की अगर मसल्स में इलास्टिसिटी नहीं होगी, अगर वो इलास्टिक खिंचेगा नहीं, जब इसमें आप यूरिन भरेंगे तो ब्लैडर फट जाएगा। उसी तरीके से तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि यहां से ज्यादा यहां इलास्टिसिटी क्यों चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ यूरिन है वो तो यहां पर स्टोर करके रखा है, मगर इस एरिया से वो हाईली प्रेशर से बाहर निकलता है। जब आप यूरिनेशन के जाते हैं तो वो इस ट्राइगोन के थ्रू यूरिन इसमें कितने प्रेशर से आती है, तो उसको कंट्रोल्ड करने के लिए और अपनी इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए डेट्रूसर मसल्स के जो फाइबर है वो यहां से ज्यादा, यहां इलास्टिसिटी उनमें ज्यादा होती है। इलास्टिसिटी ओवरऑल है, मगर आपसे कोई पूछे कि एज कंपेयर टू बॉडी, नेक वाले एरिया में की जो डेट्रूसर मसल्स है उनमें ज्यादा इलास्टिसिटी मिलती है, ठीक है, विद अ लार्ज नंबर ऑफ इलास्टिक टिश्यू, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत अच्छा और है, वो आपको समझना है क्या? दैट इज इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है? स्फिंक्टर बिल्कुल एक तरीके के आपका क्या है, स्विच की टाइप, स्विच की तरह है। अगर आपके पास आप अपने जो देखते हैं टैप देखते हैं,
टैप है बिल्कुल, क्या कि जब आप टैप को क्लोज कर देंगे, जब ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा तो ये बंद कर देता है गेट। यानी इसका मतलब क्या हो गया, किसने गेट बंद कर दिया कि अब यूरिन बॉडी में रहेगी, नीचे नहीं जाएगी। नीचे नहीं जाने का मतलब क्या हो गया कि अभी ब्लैडर भर रहा है, आप यूरिनेशन करने नहीं जा रहे। अब आप बिल्कुल समझ सकते हो कि अच्छा, जब हम यूरिनेशन करने जाते हैं तो ये इंटरनल जो स्फिंक्टर है ये खुल जाता है, ये खुल जाता है, ठीक है। और जब हम यूरिनेशन नहीं करते तब ये बंद रहता है। सिंपल सी चीज, यानी जब ब्लैडर भर रहा होता है तब ये बंद होता है, और जब ब्लैडर खाली करना होता है हमें, तब ये इंटरनल स्फिंक्टर खुल जाता है। क्या ये इसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है? नहीं। फिर आप पूछेंगे फिर अर्ज वगैरह जो हम रक्तम करते हैं वो अलग से एक स्फिंक्टर होता है, उसका नाम होता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस या स्फिंक्टर। वो डेट्रूसर मसल्स से नीचे होता है, जहां डेट्रूसर मसल्स खत्म हो जाती हैं उसके बाद एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस या स्फिंक्टर स्टार्ट होता है। और ये स्फिंक्टर बना होता है किसका? स्केलेटन मसल का। ये डेट्रूसर मसल का नहीं बना होता, स्केलेटन मसल का होता है। क्यों? क्योंकि इस पे हमारा कंट्रोल होता है। भले ये स्फिंक्टर खुल जाए, क्योंकि ये स्फिंक्टर तो क्या होता है, अब आपने अगर कभी इमेजिन करके देखा होगा, जैसे ये पूरा फिल हो जाता है, जैसे ही ब्लैडर फिल हो जाएगा, ब्रेन तो आपका इंटरनल स्फिंक्टर खोल देगा, मगर ये आपके हाथ में, जब तक आप एक्सटेंड वाले सोमेटिक, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, ये आपके हाथ में, अगर आप इसको नहीं खोलेंगे तब तक आप यूरिनेशन नहीं होगा। यानी जो आपके हाथ में कंट्रोल्ड होता है वो इसी से होता है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल से। इंटरनल और डेट्रूसर मसल ये हमारे कंट्रोल्ड में नहीं होती। ये किसके कंट्रोल में होती है? ये कंट्रोल्ड में होती है एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल्ड में, पहली चीज। अब दूसरी, ठीक है, तो अभी हमने ये प्रॉपर, अभी हमने क्या इसके स्ट्रक्चर्स को समझ लिया। यानी एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलेंट्री स्केलेटन मसल विच इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये हमारा वॉलेंट्री है। और जो इंटरनल स्फिंक्टर और डेट्रूसर मसल्स हैं इन पर हमारा काम नहीं होता, वो होते हैं इनवॉलेंट्री, ठीक है। कैपेसिटी में आपको बता चुका हूं 300 ml है, वो आपकी नॉर्मल अमाउंट होता है, मगर मैक्सिमम कैपेसिटी हम 500 ml तक ले जा सकते हैं। अब ये आपको स्ट्रक्चर पता है, ऊपर के कुछ स्ट्रक्चर जो उसमें रह गए, ये यूरेटर है, ये किडनी से जुड़ता है, ये यूरेट्रिक ओरिफिस होता है, जो आपको पीछे यूरेटर दिख रहा है, इसी के थ्रू इसमें ओपनिंग होती है और फिर यहां से यूरिन फिल होती है, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एनाट समझाई, अब मैं इसकी फिजियोलॉजी समझाने वाला हूं आपको, ध्यान से समझना बिल्कुल, ठीक है। मैंने आपसे कहा दो सिस्टम होते हैं, कौन कौन से सिस्टम होते हैं? एक होता है सिंपैथेटिक, यानी ये आपका फिलिंग कराएगा, ठीक है, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, ये आपकी वॉइडिंग कराएगा, यानी खाली कराएगा, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये आपका ब्लैडर रहा, ठीक है, ये आपका ब्लैडर है, ये आपकी बॉडी है और ये आपकी नेक है। ये इसमें जो लगा हुआ है ये इधर है इसका इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है, और जो नीचे की तरफ है वो है आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये आपका कौन सा हो गया? इंटरनल है और एक्सटेंशन है डेट्रूसर मसल्स में। यानी मैं स्ट्रक्चर आपको कंप्लीटली पहले ही पढ़ा चुका हूं, अब तो मैं सिर्फ आपको फिजियोलॉजी बताने वाला हूं कि क्या कैसे होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम से एक नर्व चलती है, उस नर्व का नाम क्या है? उस नर्व का नाम है हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। क्या नाम है उस नर्व का? ये नाम याद करने चलने हैं, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इसका नाम होता है। इसकी रूट वैल्यू क्या होती है? इसकी रूट वैल्यू होती है T12 से T11 से T12। यानी अगर स्पाइनल कॉर्ड में अगर T11-12 वाला एरिया अफेक्ट हुआ तो ये अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है जिसकी रूट वैल्यू होती है T11 T12, जो कहां से चलती है? सिंपैथेटिक सिस्टम से चलती है। दूसरा समझते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इससे एक नर्व चलती है। कौन सी नर्व चलती है? उससे नर्व चलती है पेल्विक नर्व। पेल्विक नर्व, पेल्विक नर्व चलती है, इसकी रूट वैल्यू होती है H2, S3 और S4। ये दोनों थे ऑटोनोमिक सिस्टम। अब एक सिस्टम और चलता है, कौन सा चलता है? सोमैटिक, जो आपके कंट्रोल में भी तो है एक सिस्टम और चलता है सोमैटिक, वो आपके कंट्रोल में है। उससे भी एक नर्व चलती है, क्योंकि सोमैटिक से भी तो एक नर्व चलेगी ना। मैंने बोला ना, चाहे आपके कंट्रोल में चीजें हो या ना हो, सबको चलाएगा नर्व ही, ठीक है।
इससे ये एक नर्व चलती है, लेकिन ये नर्व आपके कंट्रोल में है। कौन सी नर्व है यहाँ पर होती है प्यूडेंटल नर्व, प्यूडेंटल नर्व होती है, ठीक है। ये कहां सप्लाई करती है? ये सप्लाई करती है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल में ये लेके रखती है, क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर स्केलेटल मसल से बना होता है, तो इसको कंट्रोल करता है सोमेटिक, जिसको हम करते हैं। कौन सी नर्व होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल? प्यूडेंटल नर्व। अब सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होगा, ठीक है, यहां पर है डेट्रूसर मसल्स। कौन सी मसल्स है यहाँ पर? इसके अराउंड है डेट्रूसर मसल्स, जो यहां पर भी है और यहां पर भी है, ठीक है। ये मसल्स की क्वालिटी क्या है कि ये साइज में बड़ी हो जाती हैं। अब सिर्फ मुझे आप बताओ, अब इसको फिल करना है। इन मसल्स का काम, दो काम है, इनका दो काम है, आप मुझे बताते जाना, मैं उनको टिक करते जाऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इन मसल्स का दो काम है, रिलैक्स होना प्लस क्या, एक सेकंड, किसी का कोई डाउट है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है। इन मसल्स का दो काम है, रिलैक्स होना और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है, समझ आ रहा है? ये काम किसका है? मसल्स का। इंटरनल स्फिंक्टर के भी दो काम है, बोले ओपन होना और क्लोज होना। सिंपल मैकेनिज्म समझनी, ओपन होना, क्लोज होना। अब आप मुझे बताइए कि सिंपैथिक सिस्टम कॉल्ड एज क्या? नर्व ऑफ फिलिंग, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। 2 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क में आ जाएगा, नर्व ऑफ फिलिंग। यूनिटी बेटा क्या? हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। फिर उसमें आपको ये पूरी मैकेनिज्म 2 लाइन में आपको समझानी पड़ेगी। यानी ये कौन सी नर्व है? नर्व ऑफ फिलिंग, नर्व ऑफ फिलिंग। अब मुझे आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि एक बैलून है, उसमें अगर आप कुछ भरना है तो आपको इसकी मसल्स को टाइट रखना पड़ेगा कि रिलैक्स करना पड़ेगा? टाइट रखना पड़ेगा। अगर आप इसकी मसल्स को टाइट रखोगे, रिलैक्स रखना पड़ेगा। आप इसकी मसल्स को अगर टाइट रखोगे तो इसके अंदर भरोगे तो चीजें भरेंगी कैसे? आपको कंप्लीटली इस मसल्स को रिलैक्स छोड़ना पड़ेगा। जब आप इसके अंदर कुछ भरेंगे तभी तो ये अपने साइज में बड़ा हो पाएगा। अगर आप इसको टाइट कर दोगे, आप इसके अंदर आप यूरिन तो भरते जा रहे हो, अगर ये मसल्स टाइट हुई तो क्या ये अपने अंदर यूरिन भरने देगा? टाइट स्ट्रक्चर कभी भी अपने साइज में बड़ा होता है क्या? अगर इसमें इलास्टिसिटी होगी, अगर ये स्ट्रक्चर रिलैक्स होगा तभी तो अपने साइज में बड़ा हो पाएगा, वरना ये अपने साइज में बड़ा कैसे होगा? अब यानी इस पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारी डेट्रूसस मसल्स है उनको रिलैक्स होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? रिलैक्स होना पड़ेगा। तब जाकर जब ये मसल्स रिलैक्स होंगी तब ये अपने साइज में क्या इंक्रीज होगा, यानी इसके अंदर यूरिन तब भरना स्टार्ट होगी, ठीक है। डेट्रूसस मसल्स रिलैक्स होंगी। इंटरनल स्फिंक्टर का क्या होगा? ये खुला होगा कि बंद होगा? बंद होगा। हाँ, ये खुला होगा कि बंद होगा? बंद होगा। बंद होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ओपन होगा तो सारी की सारी नीचे की तरफ जाकर एक्सटर्नल स्फिंक्टर पर जोर लगाएंगी और उससे बोलेंगे कि यूरिन बाहर निकालिए, मगर अभी तो फिलिंग होनी है, अभी तो भरा ही कहां है कंप्लीटली, तो इसको होना पड़ेगा क्लोज। यानी हमने क्या ओवरऑल 2 चीजें देखी। क्या देखी? अगर मैं आपसे सिंपल बोलूं तो सिंपैथेटिक सिस्टम पे हमने 2 चीजें देखी कि जो इसकी डेट्रूसस मसल्स थी इसको क्या होना पड़ा? सिंपैथेटिक पे रिलैक्स, डेट्रूसस मसल को रिलैक्स होना पड़ा, प्लस जो हमारा इंटरनल स्फिंक्टर है इसको क्लोज होना पड़ा। जब ये 2 चीजें हो जाएंगी